टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो सब कोई तैयार हो जाइए। पहले हम पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं। सपोज करो कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको मैंने v स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये इस तरह का इसका मोशन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सपोज इट इज ए। आपसे कहता है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम of the particle at any time t during motion about the point of projection. ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है। कौन साल पूछा है तो याद नहीं। इसकी एक सिचुएशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वहां पर पूछा था स्पेसिफिकली मैक्सिमम हाइट पर उसकी एंगुलर मोमेंटम। ये तो छोटा बच्चा वाला टाइप का क्वेश्चन है। Now the question is to find the angular momentum of the particle at any time during the motion about the point of projection. तो देखो तो कैसे बनाओगे इसको। सब कोई भिड़ जाओ बनाने में और शांत दिमाग से अप्लाई करो। आया, आप लोग थोड़ा हिट कीजिए। कॉपी हो गया बेटा? नहीं सर। अच्छा, कैसे बनाओगे आईएनएस? मैं आपसे इसका स्ट्रेटेजिक प्लान पूछता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे करो? सर एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला से r वेक्टर इंटू p वेक्टर लेंगे और फिर r इंटू नहीं बेटा, r इंटू नहीं, r क्रॉस p। सॉरी सर, r क्रॉस p वेक्टर। तो r वेक्टर का मेरा वैल्यू v cos थीटा t i कैप प्लस v sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप आया। और जो p वेक्टर है वो mv वेक्टर आएगा, मतलब कि v का मेरा वैल्यू एग्जैक्ट v cos थीटा i कैप और प्लस v sin थीटा माइनस gt j कैप। तो p वेक्टर और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे कि आइनेस ने क्या कहा कि जो मैंने इसको फेंका किसी टाइम t समय में ये यहाँ पर होगा कहीं, एट एनी टाइम t दिस इज द पोजीशन, और यहाँ पर इसकी कोई वेलोसिटी होगी, वेक्टर फॉर्म में उन्होंने लिया। इज दी वेलोसिटी, v1 वेक्टर नाम दे दिया इसको क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी v दिया हुआ है। और
इस टाइम में इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये वाली होगी। इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, है ना, जो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। और इसमें हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, और इसी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम निकालने। बिल्कुल सही अप्रोच है, आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा एक्चुअली में, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल यहां से चला टी टाइम में यहां पहुंचा, सो दिस इज आर इज द डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी, क्योंकि ये मोशन में एक सर्कुलर, ये क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन में जब हम काइनेमेटिक्स लगाते हैं तो वेक्टर फॉर्म में, सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसके पास है वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो गया v cos थीटा आई v sin थीटा जी, दिस इज इनटू टी। और एक्सेलरेशन जो कि माइनस जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा माइनस हाफ जी जे कैप इंटू टी। ये आपका हुआ क्या, आर वेक्टर। इसको हम सजा लेते हैं थोड़ा सा, आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ। तो आई वाला कितना हो गया, देखो v cos थीटा टी आई कैप एंड प्लस v sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप, माइनस यही आया है आपका आर पोजीशन वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर को निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वही v बराबर u प्लस ए टी। अब चूंकि कर्विलिनियर मोशन है तो हम यहाँ काइनेमेटिक्स के वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। So initial velocity is v cos theta I cap plus v sin theta j cap। ये वो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है माइनस जी जे टी। और फिर यहां भी हम इसको थोड़ा सजा लेंगे, ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा ना आई कैप प्लस v sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटी। और हम अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। फॉर्मूला तो फिक्स्ड है एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस पी, पी मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास को मैंने बाहर किया, आर देखो आपके पास इतना है, आर आपके पास इतना है, यहाँ डाल दो, दिस इज आर। क्रॉस पी इतना, और वेलोसिटी देखो कितना है, वेलोसिटी ये वाला है, यहाँ डाल दो। और इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने जानते हैं, आई और जे का बता दीजिए। तो आई वाला आई के साथ जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, आई वाला जे के साथ होगा तो v cos थीटा टी इंटू v sin थीटा माइनस जी टी। और आई क्रॉस जे क्या होता है बताओ, ए। ये हो गया। और फिर प्लस यहां से इसको अब हम इसके साथ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा v sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और j क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। माइनस के।
और दूसरा वाला जब ये जे वाला जे के साथ होगा तो ये तो 0, और इसी को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ का माइनस यहाँ माइनस कर देगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपके आंसर के को हम कॉमन ले लेते, इसको आप भीतर डालो ब्रैकेट ओपन करके, तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू साइन थीटा टी माइनस v cos थीटा जी टी स्क्वायर, v cos थीटा जी टी स्क्वायर, के क्या को हम बाहर कर रहे हैं। आगे बढ़ो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, के साथ माइनस हो गया, ये क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ v का स्क्वायर हो जाएगा ना, v गुना v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस v cos थीटा इंटू जी टी स्क्वायर बाई टी, ये क्या बाहर, तो आई थिंक ये वाले पोर्शन मेरे कैंसिल हो गए, ये वाले पोर्शन कैंसिल हो गए, और कितना आया, माइनस कट रहा है क्या? हाँ सर, एग्जैक्ट आंसर हाफ mg vt स्क्वायर cos थीटा माइनस k कैप। यहाँ पर देखो तो v cos थीटा gt स्क्वायर पूरा है, और यहाँ प्लस में है v cos थीटा gt स्क्वायर बाई 2, तो माइनस में फाइनल आ जाएगा, तो माइनस m v cos थीटा gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स के। देखो तो क्या यही आंसर आया है? हाँ सर। तो ये सवाल हुआ जो आपने अभी बनाया, और एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाते ही इस दौरान बताया था, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम एंड जेईई मेंस ना, मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, जब वो पार्टिकल वापस आकर के ग्राउंड पर हिट करेगा तो फिर वहां एंगुलर मोमेंटम क्या, तो इसका बताओ तो फटाफट एक लाइन में। जैसे कि मैंने इस पार्टिकल को फेंक दिया, मास m है, v स्पीड से फेंक दिया थीटा एंगल बनाते हुए, और जब ये पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करा ना, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, फाइंड L अबाउट A हुआ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल अगेन लैंडेड ऑन द ग्राउंड। 0। ऐसे करोगे वेदांग तो फिर कैसे काम चलेगा, IIT तो नहीं होगा इससे। लैंडेड मतलब यहां पे पार्टिकल, और A के अबाउट निकालना एंगुलर मोमेंट, नियम फिक्स है, नियम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 3 फॉर्मूला दिया, बस उसी से निकलना है, और कोई चौथा फॉर्मूला नहीं पार्टिकल के लिए, r क्रॉस p आर पी साइन थीटा को, और क्या था एक p इंटू परपेंडिकुलर। Recording in progress. जब ये पार्टिकल, 1 मिनट वेदांग, आप जो 0 बोले फट से, तो आश्चर्यजनक जवाब है, आप 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी ये होगी,
यानी कुछ वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी जो वेलोसिटी से ये फेंका गया था सेम लेवल में उसकी वेलोसिटी हुई, मास ये होगा। अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने, ये परपेंडिकुलर दूरी हुआ h, और ये मोमेंटम हुआ, तो क्या जीरो होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो जैसे तैसे हम कुछ भी आंसर नहीं करेंगे, खासकर जब आप आईटी एस्पायरेंट्स। यस आइनस। The answer mv cube sin 2 theta into sin theta by g आ रहा है। तो देखो मेरे पास तीन फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये दिखाया। अगर हम किसी तरह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं h, और मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वही होगा जो वेलोसिटी से फेंका है, वही वेलोसिटी से ये हिट करेगा, तो m इंटू वी इंटू एच कर देंगे तो मेरा सवाल बन जाए। लेकिन ये h निकालना थोड़ा सा कठिन, h निकालना कठिन। तो हम इस मेथड को, है ना, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी मतलब ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये हो जाएगा आर वेक्टर, और एम इंटू वी ये हो जाएगा। तो आर वेक्टर का वेक्टर फॉर्म इंटू वी का वेक्टर फॉर्म लिख के फिर क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं तो तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास, आर का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्म, इसको हम इजीली लगा सकते हैं। वेदांग बताओ तो यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे? रेंज? यस सर। रेंज, तो रेंज का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपको ये पता है कि जब ये पार्टिकल लैंड करता है तो जिस स्पीड से फेंका गया था वही स्पीड से लैंड करता है, और जितनी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल से फेंका गया था उसी हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ ये आकर के हिट करता है। तो आर वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल देखो तो वही थीटा है, वही थीटा है जिस थीटा से मैंने फेंका वही थीटा। बस हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया एम इंटू वी, और साइन थीटा में साइन थीटा है। आर का फॉर्मूला बोल दो वेदांत। u square sin 2 theta by g। 2 थीटा बाई जी, वेरी गुड। और एक एम वी भी है और एक साइन थीटा। किसी, है ना, फॉर्म में हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये फाइनली हो गया एम इंटू वी क्यू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इसको तोड़ सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन क्या बोलोगे, बोलो? माइनस के क्या? हाँ, माइनस के क्या बोल सकते हैं, नहीं तो क्लॉकवाइज माइनस के क्या बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, जो सर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, हाँ तो सर उसका रिजल्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। ठीक है सर। है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का लगा के देखो, क्यों इतना कंफ्यूजन रखना, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट आया था बता दो? माइनस हाफ एम वी। माइनस तो डायरेक्शन के साथ का है ना। यस सर। एम वी इंटू कॉस थीटा जी बाई 2, है ना, एम वी कॉस थीटा जी बाई 2। और टी का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कोई बच्चा बोलो? 2u sin थीटा बाई जी। 2v sin थीटा बाई जी। तो ये सब तो होल स्क्वायर हो जाएंगे ना।
क्योंकि टी का स्क्वायर था, देख लो यहाँ टी का स्क्वायर था, यहाँ 2 दूनी 4 इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। ये जी कैंसिल हो गए, ये 4 से ये 2 कैंसिल हो गए ना। ये हो गया m इंटू वी स्क्वायर और v एक है तो v क्यूब हो गया, और 2 cos थीटा यहाँ है और यहाँ साइन स्क्वायर है तो एगो साइन अलग कर लेते हैं, एगो साइन बाहर कर लेते हैं डिवाइडेड बाई जी। तो m v क्यूब 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, वही आया है। यस सर। ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन तो, लेकिन आप वो रिजल्ट याद नहीं रख सकते वेदांत, है ना? क्या लगता है फिजिक्स में इतने इतने रिजल्ट है, याद नहीं रख सकते। तो हम तरीका सीखते हैं और आईआईटी में या कंपटीशन में रिजल्ट याद करके रखना बहुत लंबे समय तक मुश्किल। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें। चलिए एक एग्जांपल लो, ये आपकी एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क एंड द डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। This is a point of contact, say it is A, and this is the topmost point of the rim is B, and this is the center C. You have to find L about A, B and C. तो पहले A का बताइए, फिर B का बताइए, फिर C। It is a disk. Uniformness. तो L about A हमने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? सर ऐड कर देंगे। हाँ, अगर रॉल मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड निकाल के उसका रिजल्टेंट था ना। ऐड नहीं करते हम, उसके रिजल्टेंट निकाल। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, अबाउट ए। अबाउट तो ट्रांसलेशनल के लिए क्या हो जाएगा? एम वी सी एम एंड टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर, रेडियस दिया हुआ है। डायरेक्शन बोल दो बताओ। क्लॉकवाइज माइनस के है, क्लॉकवाइज माइनस के है, माइनस के है। जब आप क्लॉकवाइज फिंगर घुमाओगे ना तो थंब आ जाएगा अंदर, अंदर हो गया माइनस, बाहर आता तो प्लस, तो माइनस के है। अच्छा, और रोटेशन में, रोटेशन में तो पॉइंट ए का तो कोई मतलब नहीं है, ये कि जैसे नाच रहा बस हम उसी की बात करेंगे। आई ओमेगा वो भी हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये प्लस हो जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज आई ओमेगा, और ये भी होगा माइनस। तो दोनों माइनस हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, क्या आ जाएगा बताइए? एम वी सी एम आर एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
mr square by 2 about this ऐसे जो नाच रहा passing through the center and perpendicular to the plane ऐसे जा रहा into ओमेगा बराबर VCM by R लिख सकते, R and R is cancelled, ये मिलकर के हो जाएगा 3/2 m VCM and direction is minus k. माइनस में लगा देते हैं, ये होगा। तो ये तो ए के अबाउट हो। अब हम सी के अबाउट की बात करें, एल अबाउट सी। यस आइनस सर इस केस में मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के नहीं कर सकते? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए को इक्वेट कर देंगे ये एंगुलर मोमेंटम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम से? हाँ, क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम से कैसे मल्टीप्लाई? एंगुलर वेलोसिटी से ना? हाँ मतलब सर ओमेगा के साथ। ओमेगा के साथ एंगुलर वेलोसिटी से? यस सर। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए मेरा 3/2 mr²। हाँ, वो अबाउट ए के साथ कर सकते। ओके सर। मैंने बताया था ना कि हम अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये ले लेते हैं ए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ले लेते हैं तब तो फिर ये डिस्क इसी के अबाउट नाचेगा ना? हाँ सर। तो फिर आप इसके अबाउट की ले सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन आपको हम वो मेथड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली नहीं प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है हम लोग का आईआईटी एग्जाम का वो इसी को फॉलो करते। ओके सर। ट्रांसलेशनल अलग से निकालिए, रोटेशनल अलग से निकालिए, क्योंकि ट्रेंड जो एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम क्वेश्चन में, आपसे कभी कभी पूछता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, है ना? इसी डिस्क का तो हमको अलग से ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम निकालने आना चाहिए, हमको अलग से रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जब हमको दोनों सीखना ही है तो फिर हम क्यों कंफ्यूज रहे? ठीक है सर। चलिए अब सी के अबाउट की बात की। तो सी के अबाउट जब हम पूछेंगे आपसे तो ट्रांसलेशनल का तो 0 हो जाएगा ना माइनस? यस सर। ट्रांसलेशनल की एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। सी के अबाउट की बात हो रही है, सी यहां से है ना, इसी के अबाउट से, तो ये तो इसी के डायरेक्शन में चल रहा है mr²/2 × ओमेगा। तो ट्रांसलेशनल का तो 0 हो गया, रोटेशन का आई ओमेगा, और आई का वैल्यू तो वही है mr²/2 × ओमेगा, ओमेगा इज VCM। डायरेक्शन बोलिए क्लॉकवाइज, R से R ये कैंसिल हो गया और ये हो गया m VCM R/2 माइनस। अब L अबाउट B की बात करो। अब आइनस तुम ध्यान से देखो, अब B के अबाउट की बात अगर हम करेंगे, वो वाला जो आप मेथड बोल रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है सर। बी के अबाउट की अगर आप बात करेंगे तो वो मेथड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बी जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम आपको याद दिलाते हैं, मैंने जब मोशन पढ़ाया था शुरू में ये बताया था, ये ना था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ। यस सर। यहां से अगर कोई एक्सिस को पास कराए तो ये जो पूरी बॉडी है ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल है ना, ये रोलिंग मोशन कन्वर्ट हो जाते हैं रोटेशन। यस सर। ए के अबाउट तो आपका काम बन गया, बिल्कुल आंसर आ गया, लेकिन बी तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। नहीं सर, ये जो बी पॉइंट है वो तो नहीं है, तो फिर आपका आंसर नहीं आया। लेकिन इस मेथड से, जो मेथड अभी हमने सीखा है, उससे हर एक सवाल। ठीक है सर। तो बी की बात करो, बताओ फटाफट।
पहले ट्रांसलेशनल का बोलो कोई बच्चा। तो ये हो गया m इंटू वी, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r। तो क्या हो गया भाई, m VCM r। डायरेक्शन बोलिए। क्लॉकवाइज प्लस आई कैप। प्लस आई कैप, एंटी क्लॉक हो जाएगा। सॉरी सर, ये प्लस आई प्लस के कैप, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बी के अबाउट। बी के अबाउट, बी के अबाउट के लिए ट्रांसलेशनल का फिगर ड्रॉ कीजिए ना, तो बी ऊपर आएगा और मास यहां आ जाएंगे, वेलोसिटी ये वाला हो जाएगा, आर वेक्टर ये मिलेगा, और इस पॉइंट के अबाउट आप गौर करो तो ये ऐसे रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर की तरफ। तो ये आ गया प्लस के। और रोटेशन में बताओ, रोटेशन में आई ओमेगा, आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा इज VCM बाई r। डायरेक्शन इसका बोलो भाई। सर माइनस के कैप। माइनस, तो ये दोनों अपोजिट है तो घट जाएंगे। और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा m VCM r बाई 2, है ना। ये पूरा में आधा घट गया तो आधा बच गया, और डायरेक्शन हो जाएंगे प्लस के, प्लस के। ठीक है। अच्छा, यहां अगर हम एक पॉइंट देते हैं D और एक पॉइंट यहां देते हैं E, और अब हम इस सवाल को ऑब्जेक्टिव रूप में सजाते हैं। ऑब्जेक्टिव रूप में सजाने का मतलब हुआ कि L मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू L मैग्नीट्यूड ऑफ D। क्या ये सही है? नहीं सर। ठीक से देखो, ठीक से देखो, B के अबाउट मैग्नीट्यूड कितना आया बताओ? MVR/2। MVR/2। और D के अबाउट बताओ कितना आएगा? सर MVR/2। MVR/2, क्योंकि इस केस में भी ट्रांसलेशनल के तो जीरो ही हो जाएंगे ना, क्योंकि उसी के लाइन ऑफ एक्शन में आ रहे हैं वो, उसी के लाइन ऑफ एक्शन में आ रहे हैं। ये सही है बेटा? यस सर। ओके, मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। डायरेक्शन अगर पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर हम आपसे ये पूछें कि एंगुलर मोमेंटम B वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम D वेक्टर, सो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, क्योंकि B का डायरेक्शन जो है वो प्लस के कैफ है और D का डायरेक्शन माइनस के कैफ, इसलिए ये गलत। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, तीसरा बताइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A is twice of magnitude of B। क्या ये सही है? और चौथा बोलिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ A is thrice of एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो पहला और दूसरा का तो मैंने क्लियर किया, तीसरा और चौथा जवाब दो। सर तीसरा गलत है, चौथा सही है। तीसरा गलत है। तीसरा अगर यहाँ 3 होता तो सही हो जाता, बताओ। यस सर।
लेकिन वहां तो 2 है, तो ये गलत। चलो चौथा बताओ। सर ये सही है। ये सही है, मैग्नीट्यूड में भी बैठ रहा है, डायरेक्शन में भी बैठ रहा है। मैग्नीट्यूड में भी बैठ रहा है, डायरेक्शन में भी बैठ रहा है, तो ये तो इस प्रॉब्लम में अगर ऑब्जेक्टिव सजा देगा तो ऑप्शन ए 1 और ऑप्शन 4 से। समझ आया? यस। अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, इसको हम टाउ सिंबल से दर्शाते हैं। टॉर्क को, है ना, टाउ सिंबल से दर्शाते हैं। The rotational effect produced by a force is represented by a term torque. जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग के उसको रोटेट कराने का मोशन पैदा कर देता है, रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर देता है, उस रोटेशनल इफेक्ट को हम है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज टॉर्क। The torque is defined as the moment of force. Moment of force, है ना, फोर्स के मोमेंट को टॉर्क कहते हैं। इट इज ऑलवेज, क्योंकि ये मोमेंट है फोर्स का, so it is always find out either about a point or a line. Line मतलब axis of rotation। मतलब आपको कभी नहीं बोलेगा जाओ टॉर्क निकाल के लाओ, आपको बोलेगा कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, या बोलेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, या इस लाइन के अबाउट टॉर्क, ये साथ में लगा के बोलेगा। आपको कभी नहीं बोलेगा एंगुलर मोमेंटम निकाल के लाओ, आपको हमेशा बोलेगा इस एक्सिस के अबाउट बताओ या इस पॉइंट के अबाउट बताओ। आपको कभी नहीं बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का बताओ, आपको हमेशा बोलेगा इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ या इस पॉइंट के अबाउट। सो टॉर्क इज नथिंग बट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। आप यूं समझ लो कि जब कभी कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगकर बॉडी को रोटेट कराने की प्रवृत्ति पैदा करेगा, तो मतलब वहां पे उस फोर्स का टॉर्क काउंट। और ये क्या है, तो ये फोर्स का मोमेंट है। तो हम निकालते कैसे, तो मोमेंट निकाले तो अभी सीखे ही है। मान लीजिए कि एक फोर्स ये लग रहा है, इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज एक्टिंग, और हम किसी एक पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना। तो नियम क्या है, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का नियम वही है जो मैंने सिखाया है मोमेंट निकालने। क्या कीजिए, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से एक पोजीशन वेक्टर जनरेट कीजिए जहां फोर्स लग रहा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए। और फिर अब आप कह सकते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट ए के अबाउट फोर्स के कारण
कितनी टॉर्क होंगी, तो दैट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस ये आपका टॉर्क। तो ये हुआ आर क्रॉस एफ। अगर आपको आर वेक्टर फॉर्म में पता है, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। आई जे के तीनों अगर इन्वॉल्व है इस वेक्टर्स में, तो आप डिटर्मिनेंट लगा करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट हो सकते हैं। दूसरा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, और आ जाएगा एक एन कैप। एन कैप निकालने का डायरेक्शन का तरीका वही है, राइट हैंड थंब रूल। थीटा क्या है, तो थीटा आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल है, वो थीटा आपको यहां दिखना चाहिए, ये थीटा यहां दिखना चाहिए। और अगर हम इस फोर्स को आगे पीछे प्रोड्यूस करें, इस फोर्स को अगर हम आगे पीछे प्रोड्यूस करें, अच्छा डायरेक्शन कैसे निकलेगा एन कैप, राइट हैंड थंब रूल। और एक बिहारी तरीका भी सिखाए थे। बिहारी तरीका में क्या है कि ये जो आर वेक्टर है, इसको तुम मान लो कि एक प्रकार का रॉड है। इस रॉड का ये जो ए पॉइंट है जिसके बाद टॉर्क निकाल ले, वो समझ लो कि वो पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट पर ये रॉड जो है फिक्स किया हुआ है। ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन यहां से कवर नहीं सकता। और इसके रॉड का दूसरा छोर पे मान लो एक कोई फोर्स है जो इसको आगे की तरफ खींच रहा है ऐसे। तो बताओ रॉड कैसे रोटेट करे, रॉड रोटेट करेगा नहीं करेगा? अरे बोलो भाई। करेगा। करेगा। और किधर रोटेट करेगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर हम इस रॉड का एक छोर को यहाँ फिक्स कर दें और दूसरे छोर को ऐसे आगे की तरफ खींचे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो ये रोटेशन इस तरह से बनेगा। तो क्लॉकवाइज, तो फिंगर को आप क्लॉकवाइज घुमा दो, थंब का डायरेक्शन आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा माइनस के। तो इस तरह से हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करें। नहीं तो आर वेक्टर की तरफ फिंगर रखो, फोर्स वेक्टर की तरफ हथेली का फेस, फिंगर को इनसर्किल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन। ये हो गया आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड, एन हो गया डायरेक्शन देना। अब अगर हम इस फोर्स का आगे पीछे लाइन प्रोड्यूस करें, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। और ए पॉइंट से अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन from the point A about which the angle torque is required. ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो। और आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं जहां पर यहां से यहां तक आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आर साइन थीटा आपकी ये एच होगा, दिस इज एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एच। ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू एच। और डायरेक्शन के लिए तो एन कैप अभी भी बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम की तरह, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करनी टॉर्क निकालने या एंगुलर मोमेंटम निकालने, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। छोटा सा नोट यही कर लीजिए। इफ the points lie on the line of action, then the torque about that points
विल बी 0, है ना। जैसे कि मान लो ये आपका कोई एक फोर्स का एक्शन है, ये फोर्स है, और इसको अगर हम आगे पीछे बढ़ा दिया, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर पॉइंट्स लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, या यहाँ एक पॉइंट सी है, तो टॉर्क जो होगा अबाउट ए या बी या सी, इन सभी के अबाउट टॉर्क के वैल्यू टॉर्क को आप कंपोनेंट तोड़ के भी बता सकते हैं। जैसे यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, मैंने एक फोर्स ये ड्रॉ किया, देखो ध्यान से, ये मैंने एक फोर्स ड्रॉ किया और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर है, दिस इज आर, और ये पॉइंट ए है। अगर हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करें, ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व करें, ये अगर मान लो थीटा है, ये आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो बताओ, तो एफ कॉस थीटा के कारण टॉर्क कितना बनेगा, 0 बनेगा ना, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, 0 टॉर्क। इसके कारण नो टॉर्क, इसके कारण टॉर्क नहीं। तो किसके कारण टॉर्क होगा, एफ साइन थीटा के कारण टॉर्क। और अगर हम ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, एच, तो आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ साइन थीटा। यहां देखो, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ साइन थीटा, क्योंकि यही एफ साइन थीटा ही जो है इस रॉड को रोटेट कराने की क्षमता। ड्यू टू एफ कॉस थीटा देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट, and due to f sin theta only there will be the rotational, so प्रोड्यूस करेगा टॉर्क सिर्फ ये f sin theta कंपोनेंट, f cos theta कंपोनेंट। अच्छा बदलते रहो पेज तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने पाता ही तोरो बदले पड़ो पेज बारे ला रख दीजिए उधर, और पूरा अथी कर दिलिए, जूम नहीं कर लिए, सर्कुलेटिंग पार्टिकल। बताइएगा, अगर कोई एक पार्टिकल है, देखिए पार्टिकल है और ये पार्टिकल का मोशन सर्कुलेटिंग और ये कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर, ओमेगा इज कांस्टेंट। बताइए यहाँ पे टॉर्क लगने के लिए तो फोर्स चाहिए ना बेटा। यस सर। तो बताओ, तो ये पार्टिकल अगर मास m है तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है सर, m ओमेगा स्क्वायर r, सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है ऐसे। यस सर। m ओमेगा स्क्वायर r, ये वाली फोर्स। लेकिन ये फोर्स तो इसी एक्सिस से ना पास हो रहा है। यस सर। तो टॉर्क कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू होगी, टॉर्क ड्यू टू सेंटीपीटल फोर्स अबाउट O, that will be 0, that will be 0। ठीक है, लेकिन अगर ये पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, ओमेगा वेरिएबल हो, ओमेगा चेंजिंग हो, इसका मतलब इसमें अल्फा लगेगा।
एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा जब चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ऊपर वाला कैसा था? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो अब बताइए इस केस में फोर्स कौन कौन, यही ओ पॉइंट के अबाउट निकालनी। इस केस में कितने फोर्स लगेंगे? 2 लगेंगे। एक लगेंगे ये सेंटीपीटल फोर्स और एक लगेंगे ये टेंजेंशियल फोर्स। दोनों फोर्स लग जाएंगे ना। सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो 2 फोर्स लगते हैं, एक सेंटीपीटल, एक रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। अच्छा, टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? आर क्रॉस ओमेगा। मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? dv by dt या अल्फा इनटू आर, आर क्रॉस, है ना, अल्फा इनटू आर। और तुम क्या कुछ बोले थे वेदांत, क्या बोले थे बताओ? सर वो गलती से ओमेगा बोल दिया था, अल्फा होगा। हाँ, उसमें हम लिखेंगे अल्फा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। ये होता है, उल्टा होता है, वहां आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो क्रॉस यहाँ पर तो बीच का एंगल 90 है, तो ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला तो आपको मालूम है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस केस में जो टॉर्क बनेंगे, टॉर्क नेट, 2 है तो नेट अबाउट वो यहां बनेंगे एक बार टॉर्क ड्यू टू सेंटीपीटल फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स के तो टॉर्क 0 होंगे क्योंकि वो तो ओ पॉइंट से खुद पास हो रहा है। टेंजेंशियल फोर्स के टॉर्क बनेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, तो यही आएगा परपेंडिकुलर रेडियस। तो कितने हो जाएंगे भाई? एफ टी इंटू डायरेक्शन बोलिए, जैसा कि स्थिति यहां दिख रहा है, प्लस के का प्लस एंटी क्लॉकवाइज ना, तो थंब ऊपर चला गया ना, जे कैप, जे कैप होगा ना वेदांत, ऐसे नाच रहा है, ऊपर गया ना थंब। अपने कॉपी में बनाइए, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, ऐसे लगा रहा है ना, ये सर। हम ऊपर आ गया ना, हाँ सर। तो ये प्लस जे। एफ टी का मान रख दो, एफ टी इज व्हाट? एम अल्फा आर, और एक और यहाँ है आर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कोई बच्चा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पार्टिकल सर्किल में नाच रहा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। हमारे, तो एम आर स्क्वायर की जगह आई लिख सकते हैं, तो आई इंटू आई इंटू, ठीक है, ये आपके नेट टॉर्क का। नेट टॉर्क और रोटेटिंग रिजिड बॉडी, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, कोई भी बॉडी है, वो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और ओमेगा अगर इसका रहा कांस्टेंट, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा।
अल्फा रहेगा तो टॉर्क आएगा, और टॉर्क का मान कितना होगा रोटेशन के केस में? आई रिजिड बॉडी की जो भी आई होगा इनटू अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अल्फा। समझ आया? यस सर। ये टॉर्क है। अब आइए बात करते हैं एक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। यहां पे बस एक बात ये याद रखनी है, नेट फोर्स changes the translational motion। नेट फोर्स क्या चेंज करता है? ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। और दूसरा नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट changes the rotational motion about that point। नेट फोर्स क्या चेंज करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन। नेट टॉर्क क्या चेंज करेगा? रोटेशनल मोशन। इसमें हम एक चीज और यही ऐड कर देते हैं, एंड प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। नेट फोर्स चेंज करेगा ट्रांसलेशनल मोशन और प्रोड्यूस करेगा लीनियर एक्सेलरेशन। एक्चुअली में नेट फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ट्रांसलेशनल मोशन चेंज करता है, ये आपको पता है। नेट टॉर्क क्या करेगा? नेट टॉर्क चेंज करेगा रोटेशनल मोशन अबाउट दैट पॉइंट, और साथ में ये प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, ये प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये दो बातें दिमाग में रखनी है। अगर नेट फोर्स लग गया तो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। नेट टॉर्क अगर किसी पॉइंट के अबाउट लग गया तो उस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन चेंज होगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अगर अब बताइए, अगर तीसरा पॉइंट इफ नेट फोर्स को हम इस तरह लिख रहे हैं, फोर्स मतलब यहां कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल है ना, नेट एक्सटर्नल। अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे? देन बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क अगर जीरो है अबाउट एवरी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क जीरो है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा? नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन चेंज नहीं होगा, रोटेशनल मोशन चेंज होगा। नेट टॉर्क जीरो है परंतु नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा? नेट टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेशनल मोशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन चेंज होगा। दोनों जीरो नहीं है तो दोनों मोशन चेंज होगा, और दोनों जीरो है तो दोनों में से कोई भी मोशन चेंज नहीं। Now let us move condition of equilibrium of equilibrium. याद रखिए, अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी और उस पर बहुत सारे फोर्सेस अगर पास हो रहे हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस, मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, इफ many forces are acting on a body, है ना, at different points, different points पे कई फोर्सेस अगर एक बॉडी पे लग रहे हैं, तब इस केस में ये सारे फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं बताओ? क्या इस बॉडी में ये ट्रांसलेशनल मोशन चेंज कर सकते हैं? यस सर। क्या इस बॉडी में रोटेशनल मोशन चेंज कर सकते हैं? यस सर। ये दोनों कर सकते हैं। अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर ये कोई पार्टिकल है और इस पे बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस क्या कर सकते थे? रोटेशनल मोशन में तो इसकी तो बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ हम ट्रांसलेशनल मोशन की ही बात करते हैं। अगर सिर्फ पार्टिकल की बात, उस पे सारे फोर्सेस अगर लगे, लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी है तो हम यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट में हम फोर्स का आकलन करेंगे। क्या ये रोटेट करा सकता है कि नहीं, क्या ये ट्रांसलेट करा सकता है कि नहीं, दोनों एस्पेक्ट में बात करेंगे अगर रिजिड बॉडी है। If many forces are acting on a rigid body at different points, then both translational and rotational motion mutual, दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम मैनेज करना है, फोर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम मैनेज करना है और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, तो क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो को कैसे करते हैं? नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो, नेट फोर्स जेड डायरेक्शन में, अगर तीनों डायमेंशन में फोर्स लग रहे, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा, नेट टॉर्क
about every point, about every point 0 होना चाहिए। अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बन गया, उस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर ले, फिर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका उल्टा, अगर कोई एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आप बाय डिफॉल्ट खुद समझ लेना कि उस पर नेट फोर्स भी 0 है, उस पर नेट टॉर्क भी 0। और अगर किसी को इक्विलिब्रियम करना है, इक्विलिब्रियम में मैनेज करना, तो आपको बाय फोर्स नेट फोर्स 0 करना होगा और नेट टॉर्क भी 0 करना होगा, तब जाके वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए 2 शर्तें यूज करनी होंगी, नेट फोर्स इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 अबाउट एम। एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए ये आपका एक रॉड है, ये एक रॉड है, रॉड की मास है 6 kg। रॉड के 2 एंड्स से धागा बंधे हैं जो एक सीलिंग से लटका। रॉड की टोटल लेंथ है 80 सेंटीमीटर। और रॉड के राइट एंड से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और दूसरा मास लटका हुआ है जिसका मास वैल्यू है 4 kg। रॉड के इस एंड पर जो धागा है उसमें टेंशन है T1, रॉड के इस एंड में जो धागा है उसमें टेंशन है। यू हैव टू फाइंड रेशियो T1 by T2। T1 और T2 का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना। रॉड इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इन दिस पोजीशन। ठीक है जी। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप अपना, और याद रखिए रिजिड बॉडी के केस में, रिजिड बॉडी प्रॉब्लम में, जैसे यहाँ रॉड एक रिजिड बॉडी हो गया, रिजिड बॉडी के प्रॉब्लम में हमेशा फोर्स कितना लगेगा ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द लोकेशन ऑफ फोर्स दैट इज बोथ इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे फोर्स बॉडी डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करें, अगर हम इसका फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बताइए क्या होगा। एक तो यहाँ पे मास है 4 kg, तो एक अपना यहाँ वेट फोर्स लगाएगा mg। एक यहाँ धागा है तो धागा में होंगे टेंशन T, यहाँ एक धागा टेंशन T। फिर उसके बाद रॉड का मास 6 kg है, रॉड यूनिफॉर्म है, तो बताइए तो 6 kg कहाँ से अप्लाई करेंगे? अरे बोलो भाई, कहाँ से अप्लाई करेंगे? कहीं भी 6 kg लिख देंगे? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो कि यहाँ सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पर ही होगा, दैट इज CG, 6G। इसके बाद रॉड के इस छोर पे एक टेंशन हुआ T1, ऊपर से भी T1, और इस पर T2, एक इधर से भी आएगा T2। जैसा कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीखे हैं, एग्जैक्टली हम वैसे ही काम करेंगे। ये मैंने बनाया फोर्स बॉडी डायग्राम, आपके सामने जो भी है वो है फोर्स बॉडी डायग्राम। इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं?
सारे फोर्सेस के साथ बॉडी को फ्री करते हैं। ये जो नीचे लटका हुआ 4 kg है उसको फ्री करो, हो गया 4G, ऊपर में हो गया T। अच्छा बताओ ये 4G कैसी हालत में था? यहाँ रुका था, चल रहा था? रुका हुआ था सर। तो फ्री होने के बाद भी रुका रहेगा। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला बराबर, दैट इज 4। जी का मान 10 ले लेते हैं, 40। ये जो रॉड तुम देख रहे हो, दिस इज अ रॉड, जो रॉड देख रहे हो ये रिजिड बॉडी। ऊपर जो मास 4 kg तुम देखे वो पार्टिकल का फॉर्म में आप यूज कर सकते। यहाँ रॉड है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे जब भी फोर्स ड्रॉ करो तो चेक कर लो क्या वो सारे फोर्सेस एक ही जगह लग रहे हैं या अलग अलग लग। तो तुम गौर से देखोगे तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है T1, एक फोर्स बीच से लग रहा है वो है 6G, एक फोर्स यहाँ लग रहा है T, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है T। इस रॉड पे 4 फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, और ये चारों फोर्स अलग अलग जगह लग रहे हैं। अगर किसी रिजिड बॉडी पर बहुत सारे फोर्स अलग अलग जगह लग रहे हों, वो सारे फोर्स उस रिजिड बॉडी को चला भी सकता है, नचा भी सकता है। और अगर वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन होने चाहिए। इस पर नेट फोर्स 0 करेंगे, नेट टॉर्क भी 0 करेंगे। नेट फोर्स 0 करो, टोटल दाएं वाला बराबर बाएं वाला, तो दाएं में कुछ नहीं है तो बाएं में भी नहीं है। नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 करो, मतलब टोटल ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। बताओ क्या टोटल ऊपर में कितने फोर्स है? T1 और T2। नीचे में कितने फोर्स है? 4, 6G एंड T। ये दो फोर्स। T का मान 40 रख दें और G यहां, तो T1 प्लस T2 ये बराबर आ गया 100 न्यूटन। आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। कितने अननोन है वेदांत? सर 2 अननोन है। 2 अननोन है, T1 और T2 2 अननोन। आपके सामने अभी कितने इक्वेशन आए? सर एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन आए, दूसरा कहां से आएगा? टॉर्क टॉर्क से आए, टॉर्क इक्वेशन से टॉर्क आए। तो हम अब यहाँ टॉर्क लिखेंगे, नेट टॉर्क, क्योंकि 4 फोर्स है तो चारों का टॉर्क। तो बताओ किस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखे? सर किसी के भी लिख दो। किसी के अबाउट लिख सकते हैं, क्योंकि किस हर एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होना है, तो हम किसी के अबाउट लिख सकते हैं। हम आजाद है, किसी के अबाउट लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे पॉइंट को चुनाव करते हैं जहां से कैलकुलेशन आसान। ठीक है, कि आदमी जन्म से काम छोड़ देता है, होता आसान काम। हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे जिसके बाद टॉर्क का मान निकालना सबसे इजी और कैलकुलेशन में भी आसान। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट आपके दे रहा हूं, यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C, यहाँ है D, यहाँ है E। बताओ किस पॉइंट को चुना जाए? E को ले लेते। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका जवाब ये है कि हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां से बहुत सारे अननोन फोर्सेस पास करें। जहां इस पॉइंट को हम चुनते हैं जिसके बाद टॉर्क निकालना है, वो पॉइंट तब चुनते हैं जहां जिस पॉइंट के थ्रू बहुत सारे अननोन फोर्सेस पास करें, क्योंकि जितने अननोन फोर्स वहां से पास करेंगे उसके टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। तो देखो अननोन फोर्सेस पास करने, तो अननोन फोर्सेस कहां से पास हो रहे हैं? एक पॉइंट यहां A से और एक पॉइंट यहां B से।
तो हम ज्यादातर या तो ए चुनेंगे तो बी चुनेंगे, तो हम यहाँ ए चुन लेंगे, अबाउट। चलो टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क ड्यू टू टी, फिर निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू 6G, फिर निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू टी। 4 को 4 से याद रखना ना, T1 है ना, ड्यू टू T1, ड्यू टू 6G, ड्यू टू T, ड्यू टू T2, और डायरेक्शन के साथ उसको निकाल के हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो बताओ भाई, T1 के अबाउट टॉर्क, T1 का कारण टॉर्क क्या हो? 0। 6G के कारण टॉर्क बोलिए। ज्यादा नहीं उड़े। अबाउट ए, अबाउट ए, तो ए के अबाउट निकालनी है, याद रखिए। 6G यहाँ है, तो परपेंडिकुलर दूरी ये आ गई। कितना हुआ बताइए? टोटल 80 सेंटीमीटर, 0.4। डायरेक्शन बोलिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज कैसे बोल रहे हैं? क्लॉकवाइज कैसे बोल रहे हैं? अगर ये आपकी एक रॉड है, ये एक रॉड है, और ये पॉइंट है ए, मतलब ये पॉइंट पर फिक्स है, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है आपका 6G, तो ये 6G इस ए के अबाउट इस रॉड को ऐसे ना रोटेट कराएगा, ये हो गया क्लॉकवाइज, हो गया क्लॉकवाइज। रोटेशनल टेंडेंसी पकड़नी है आपको, आराम से डायरेक्शन निकल जाए। आगे बताइए, टी के कारण, टी के कारण क्या होगा? यहाँ टी है, डायरेक्शन बोलो पहले, डायरेक्शन बोलो पहले, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी क्लॉक था, क्लॉक को मैंने प्लस लिया हुआ है। फोर्स हो गया टी, और परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से, परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से बोलिए क्या? 0.6, क्योंकि यहाँ से 20 था, यहाँ से 60 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और बताइए, ये हुई क्लॉकवाइज। अब बताइए T2 के कारण टॉर्क क्या हो? ए के अबाउट, ए के अबाउट T2 के कारण टॉर्क का डायरेक्शन बोलो पहले। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। T2 के कारण टॉर्क की डायरेक्शन पूछा मैंने। ये आपकी एक रॉड है, ए के अबाउट आप निकाल रहे हो टॉर्क, और T2 यहां लग रहा है ऐसे। देखो इस T2 यहां लग रहा है, ए पॉइंट यहां पड़ा, ए पॉइंट यहां पड़ा। बाकी सारे फोर्स को हम नेग्लेक्ट करो, सिर्फ जिसके कारण टॉर्क निकालना है बस उसको सिर्फ फोकस करो, हर एक काम इंडिविजुअली करें। और ए पॉइंट के अबाउट आपका ये रॉड मान लो फिक्स, तो ये जो फोर्स है T2 इस रॉड को तो ऐसे ही रोटेट कराए। ये हो गया आपका एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज को हम चूंकि पहले से प्लस लेके बैठे हुए, क्लॉकवाइज को पहले से हम प्लस लेके बैठे हुए, क्लॉकवाइज प्लस लेके बैठे हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस 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 T2 0.8 and this will be equal to 0. इसको हम 0 कर, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा T2, तो T का मान तो हमने पहले से निकाला हुआ है 14। T2 का वैल्यू बता दो भाई क्या है? ये G पॉइंट कट गया तो छोटे के 24, 48, और 40 और छोटे के 24, भी 24 आ गए, नीचे में आ गया 0.8। कितना आया? 48 बाई 0.8। नहीं आएगा ना, चेक करो।
T2 का वैल्यू 6G, T2 का वैल्यू 6G आएगा। 6G कैसे आएगा बताओ? शॉर्ट हाँ 60 आ गया ना, ये 6G ठीक है। तो T1 कितने आ जाएंगे भाई? T2 अगर 60 आ गया तो ये रेशियो पूछ रहा है T1 बाई T2। T1 हो गया 40, T2 हो गया 2/3 रेशियो। ठीक है, तो ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हजारों प्रॉब्लम आपको मिलेगी और हर एक आपको काफी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक सिचुएशन दे रहे हैं, आप लोग सभी कोई फटाफट सॉल्व करो। एक ये रॉड है, सेम प्रॉब्लम ले रहे, थोड़ा सा चेंज करके ले रहे, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो। रॉड का थोड़ा पार्ट बाहर निकला हुआ, रस्सी यहाँ से बांध के लटका दी, टोटल लेंथ L है and fourth part of the length is outside. रॉड का मास यूनिफॉर्म रॉड है, मास नहीं दिया हुआ लेकिन रॉड यूनिफॉर्म है। इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2। You have to find T1 by T2। चलो बताओ, कोई मास वगैरह कुछ नहीं लटका हुआ, बस ये हुई। सब कोई कैलकुलेट करो, हमें इसका आंसर दो। और 4/3 4/3 आए। चलो देखते हैं, हम भी निकालेंगे आप ही के साथ। तो T1 प्लस T2 3/4 आएगा और T2 का T1 का T1 प्लस T2 तो mg हो गया। और एक पॉइंट के बाद डॉट निकालते हैं,
mg into L by 2 is equal to T2 into TL1. ठीक है, L से L कट गए, 2 से U T2 वैल्यू हो गया 2 mg by 3, 1:2 रेशियो आ रहा है। T1 हो जाएगा mg minus 2 mg by 3, that is mg by 3. T1 by T2 mg by 3 2 mg by 3, mg by 3 कैंसिल, 1/2 आया। वेदांग आंसर चेक करो अपने कैलकुलेशन थोड़ा सा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लग रहा है। वन बाई टू आ रहा है वेदांग, या मैं गलती किया हूँ? नहीं सर, आपका ठीक है। हाँ सर एक चीज पूछना था मुझे कि 2 पॉइंट के अबाउट सर टॉर्क 0 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नेट फोर्स का मान नहीं लिख के T1 और T2 का टॉर्क भी ले लो। जैसे सर वैसे ही करा था मैंने। हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं। हम A पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, बताइए इसको 0 करने वाले। A के अबाउट टॉर्क कितना हो गया? mg into 3L by 4, नहीं सर L by 2 ना? mg into L by 2 and minus T2 into 3L by 2, इसको 0 कर सकते हो। यहाँ से T2 की वैल्यू आ जानी है। T2 की वैल्यू क्या आ जानी है? 2/3 LL कट गया, 2/3 mg। और फिर आप टॉर्क अबाउट B ले लो, ये जो B है आपका, B ले लो। तो B के अबाउट क्या आ जाएगा? B के अबाउट आ जाएगा T1 into 3L by 4, नहीं T1 into 3L by 4, और इधर में माइनस mg into L by 2 आ जाए, इसको 0। हाँ सर यहीं पे गलती थी सर। हाँ तो T1 की वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है इसमें? 4 कट जाएंगे, LL कट जाएंगे, mg by 3 है। ऐसे भी कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होना है तो होना है, एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होना है तो होना है, ये प्रिंसिपल है, फिक्स्ड। आंसर तो वही आना है हमेशा, ठीक है? यस सर। तो मैं इसके क्वेश्चंस अभी बहुत सारे करूंगा इसके बाद की क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, और फिर उसके बाद मोशन लेना शुरू करेंगे। फोर्स के कारण नेट फोर्स जब 0 नहीं है, नेट टॉर्क जब 0 नहीं है, तो मोशन होंगे, मोशन में चेंज आएंगे। तो चेंजेस जब आएंगे उसके इक्वेशंस को कैसे सेट करेंगे और करेंगे। और फिर जब नेट फोर्स 0 होंगे तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे, नेट टॉर्क जब 0 होंगे तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम के कैटेगरी में आएंगे। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।